हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का ईग्राम चैनल पे स्वागत है। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे दिसंबर का करंट अफेयर्स। इससे पहले हम लोग सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का करंट अफेयर्स कर लिए हैं। अब हम लोग दिसंबर का करंट अफेयर्स जो है वो शुरू करेंगे, ठीक है। और जो हमारा जो टारगेट है वो 70th बीपीएससी, जो आपका 70वां बीपीएससी होने वाला है। 70th बीपीएससी से पहले हम सितंबर नहीं तो अगस्त 2024 तक का करंट अफेयर्स करने का, ठीक है। तो इसी में अब हम लोग स्टार्ट करते हैं दिसंबर 2023 का करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। ये आपका 3 से 4 दिन या हार्डली 5 दिन में आपका दिसंबर का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद फिर हम लोग जनवरी 2024 का करेंगे, फरवरी का करेंगे। इस तरह से आपका सारा जो करंट अफेयर्स है वो मॉर्निंग हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। जैसे सितंबर 2023 से दिसंबर 2023, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 4 महीने का हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। ज़्यादा देर करने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो पहला जो करंट अफेयर्स है, आज करंट अफेयर्स चलिए सारा का सारा इंग्लिश में है। हम इसको हिंदी नहीं कर पाए हैं, बट अगले बार से जो भी करंट अफेयर्स का कंटेंट रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हो हम हमेशा हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंटेंट लाते हैं। आज लेकिन ये हिंदी में नहीं हो पाया, ठीक है। तो पहला करंट अफेयर क्या, नए भारत के संवेदा, नए भारत का संवेदा। ये जो है किनके द्वारा, एक बुक है जो कि फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। नए भारत के संवेदा, इस बुक का कंपाइलेशन, इस बुक में क्या है, इस बुक में एक्चुअली में नरेंद्र मोदी जो स्पीच दिए हैं वो सारे स्पीच का कंपाइलेशन है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का कॉन्स्टिट्यूशन है सब, या जो भी मतलब कि जो वो स्पीच दिए हैं सारे स्पीच का ये कंपाइल किया गया है, उनके सारे स्पीच को। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे हम बुद्धिज्म में पढ़ते हैं गौतम सुत्त पिटक, जैसे हम लोग बुद्धिज्म में पढ़ते हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो सुत्त पिटक क्या है, गौतम बुद्धा का सारा उपदेश का कंपाइल क्या हुआ, यहाँ पे जो जितने जो उपदेश वो दिए थे वो सारे उपदेशों को यहाँ पे संग्रहित किया गया। उसी तरह यहाँ पे नए भारत के संवेद में मोदी जी का जितना जो स्पीच है उस स्पीच को कंपाइल किया गया। अगला क्या है, कर्म योद्धा ग्रंथ, एक और बुक मोदी जी के ही लाइफ पे आया है जिसका नाम क्या है, कर्म योद्धा ग्रंथ। और ये कब रिलीज हुआ है, ये अमित शाह के द्वारा रिलीज किया गया है, ठीक है ना। अमित शाह इसका विमोचन किए हैं। एक और बुक है आपका नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। नरेंद्र मोदी का मतलब कि एक बायोग्राफी है, पॉलिटिकल बायोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया है, ये एंडी मैरिनो के द्वारा लिखा गया बुक है जो कि रिलीज हुआ, ठीक है ना। तो यानी कि 3 बुक है, एक आपका नए भारत के संवाद, दूसरा कर्मयोद्ध ग्रंथ और नरेंद्र मोदी या पॉलिटिकल बायोग्राफी। अगला, नीना सिंह फर्स्ट वुमेन सीआईएसएफ चीफ। नीना सिंह जो हैं इनको सीआईएसएफ का सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स जो है इसका प्रथम महिला अध्यक्ष बनाया गया, महिला हेड जो है वो बनी है, फर्स्ट वुमेन हेड है। फर्स्ट वुमेन हेड द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ। सीआईएसएफ डीजी बनी है, महानिदेशक बनी है, फर्स्ट वुमेन जो है वो डीजी बनी है सीआईएसएफ की। ये 31 जुलाई 2024 को रिटायर भी हो गई हैं। अगर हम सीआईएसएफ के बारे में बात करें तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, होम मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में जितने हैं लगभग सब होम मिनिस्ट्री का है। और इसका एडोलेशन 1969 में हुआ था। कब हुआ था इसका, 1969 में सीआईएसएफ एक्ट के तहत इसका एस्टेब्लिशमेंट। और इसका मेन फोकस क्या होता है, इसका फोकस इस्टेब्लिशमेंट्स, इंडस्ट्रीज, मेट्रोज, ये सब जो है, जो मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड ये सब जो इंफ्रा और मैन्युफैक्चरिंग ये सब जो इंपॉर्टेंट है उन सबको सिक्योर करना, उन सबको सिक्योरिटी प्रदान करना, ठीक है। अगर इसका मोटो देखें तो मोटो क्या है, सीआईएसएफ का मोटो है आपका सेफ्टी एंड डिफेंस। मतलब कि सेफ्टी, आपको सेफ्टी भी रखना है और साथ में आपको डिफेंस भी देना है, रक्षा और सुरक्षा दोनों इसका है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर का बात करते हैं तो ये आपका न्यू दिल्ली में सीआईएसएफ का हेडक्वार्टर है। अगला हम अगर क्वेश्चन का बात करें, अगला करंट अफेयर्स, तो ये क्या है, संजीव खन्ना, जस्टिस संजीव खन्ना है नालसा चेयरपर्सन। नालसा बोले तो नालसा को क्या बोलते हैं, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, राष्ट्रीय आपका जो कानून सेवा प्राधिकरण है। इसका अगर हम हिंदी बोलें तो हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय, थोड़ा सा हिंदी मेरा बहुत अच्छा है, राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण, ठीक है।
तो राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के जो अध्यक्ष नॉमिनेट हुए हैं, चेयरपर्सन नॉमिनेट हुए हैं, वो कौन हुए हैं? संजीव खन्ना। देखिए एक्चुअली में नालसा के जो चेयरपर्सन होते हैं वो सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, तभी इस हिसाब से संजीव खन्ना जो है वो सीनियर मोस्ट जज हो गए हैं। साथ ही साथ जो CJI जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो नालसा के पैट्रन इन चीफ होते हैं। पैट्रन इन चीफ बोले तो मुख्य संरक्षक, ठीक है ना, वो इसके मुख्य संरक्षक होते हैं। और जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं वो नालसा के क्या होते हैं? वो नालसा के अध्यक्ष होते हैं, ठीक है ना, इसको हमेशा ध्यान रखना है। और नालसा क्या है? नालसा आपका लीगल सर्विसेज जो है आपका विधिक सेवा है, आपका जो जैसे आपका टेली लॉ है, आपको किसी को वकील से जरूरत पड़ता है तो ये सारा कुछ प्रोवाइड करवाता है। प्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाया जाता है नालसा के द्वारा, ठीक है ना, ये हमेशा ध्यान रखना है। प्री लीगल सर्विस जो है वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। साथ ही इसका और क्या काम है? ये लोक अदालत ऑर्गेनाइज करता है। लोक अदालत में क्या है? जहाँ पे सारी बातें का तुरंत सेटलमेंट हो जाए, सारे जो डिस्प्यूट्स हैं वो खत्म हो जाता है लोक अदालत में, ठीक है। तो ये और कब बना है? ये एक आपका अगर बोला जाए तो ये क्या है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये कौन सा बॉडी है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी बोले मतलब ये क्या है? ये एक वैधानिक संस्था है। क्या है ये वैधानिक संस्था, यानी कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से आया है। कौन सा एक्ट से आया है? ये आया है आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987, ठीक है ना। ये कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 से इसको लाया गया है। और इसका मेन जो लोक अदालत वाला मेन क्या होता है? सेटलमेंट्स ऑफ डिस्प्यूट जो होता है, डिस्प्यूट का सेटलमेंट करना होता है। और ऑब्जेक्टिव ऑफ नालसा क्या है? प्राइम ऑब्जेक्टिव, मुख्य जो लक्ष्य है नालसा का, मुख्य जो लक्ष्य नालसा का वो है स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेज एंड रिड्यूसिंग द बर्डन ऑफ जो केसेज, जैसे आप लोग अदालत में है ऐसे में केसेज जो होता है उसको जल्दी से जल्दी डिस्पोजल कर दे, खत्म करके जो जुडिशरी पे जो बर्डन अगर हम देखें तो अभी हमारे यहाँ जुडिशरी पे लगभग 5 करोड़ केसेज पेंडिंग पड़ा हुआ है। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में 67,000 से केसेज जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो इसे बर्डन को कम करना मेन ऑब्जेक्टिव नालसा का है। अगला नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 जो है वो बहुत सारे खिलाड़ियों को दिया गया है, मतलब कि तो ये किसी द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा अनाउंस किया गया 2023 में, ठीक है ना। उस समय ये मिनिस्टर कौन थे? अनुराग ठाकुर थे। अभी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स कौन है? अभी मनसुख मांडविया हैं। अभी कौन है? अभी मनसुख मांडविया इसके मिनिस्टर हैं, ठीक है ना। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है ये प्राइज देंगे, कब देते हैं? 9 जनवरी 2024 को इसका प्राइज को दिया गया है। इसमें क्या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसको पहले क्या नाम था इसका? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, जो कि स्पोर्ट्स के सेक्टर में सबसे हाईएस्ट अवार्ड जो है वो ये दिया जाता है फील्ड ऑफ स्पोर्ट पर्सन को। पीरियड ऑफ प्रीवियस 4 साल में जो अगर इसको कौन को मिलता है? जो पिछले 4 साल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है उसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिलता है। इसका पहले नाम क्या था? इसका पहले नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ठीक है ना। इस बार 26 लोगों को अर्जुन अवार्ड मिला है। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द स्पोर्ट्स अर्जुन अवार्ड किसको मिलता है? जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं उनको मिलता है। और अगर हम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का बात करें तो एक किसको मिला है? चिराग चंद्रशेखर शेट्टी बैडमिंटन खेलते हैं। साथ ही साथ और एक श्री रानी के रेड्डी स्वातिक साईराज, ये भी बैडमिंटन खेलते हैं। तो एस साईराज और सी चंद्रशेखर शेट्टी को, दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, इनको इस बार 2023 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से नवाजा गया है। अगला फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स अवार्ड। पहली बार दिव्यांग के लिए, फिजिकली डिसेबल्ड जो हैं उनके लिए स्पोर्ट्स अवार्ड रखा गया है। और एक किसको मिला है? अगर बात करते हैं तो जेवलिन थ्रोअर सुमित एंटिल और आर्कर शीतल देवी और ये दोनों क्या हैं? ये दोनों प्रेस्टिजियस बेस्ट मेल और बेस्ट फीमेल एथलीट अवार्ड जो है वो जीती हैं फर्स्ट दिव्यांग स्पोर्ट्स अवार्ड। अगर हम सुमित एंटिल की बात करें तो इनका एक पैर डैमेज है और ये अब जेवलिन थ्रोअर हैं, बहुत अच्छे जेवलिन थ्रोअर। इनका एम और क्या है? ये अपने जब पैरा ओलंपिक्स में जब एक गोल्ड जीते थे तो उसमें ये बताया था कि हम मेन जो नॉर्मल जो ओलंपिक्स है उसमें भी भाग लेना चाहते हैं, उसमें भी इनका भाग लेने का सपना था। अगर आप शीतल देवी का बात करोगे तो शीतल देवी कहाँ की हैं? ये जम्मू एंड कश्मीर की हैं, ठीक है ना। और इनका दोनों हाथ नहीं है, शीतल देवी का दोनों हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी आर्कर है और ये गोल्ड भी जीती है, ठीक है। ये तो इन दोनों को पहला सबसे बेस्ट मेल और बेस्ट फीमेल का अवार्ड दिया गया। एक हफ्ते द्वारा फर्स्ट टाइम जो है वो दिव्यांग एथलीट के लिए दिया गया था। इंडिया का पहला जो, अगर हम बात करते हैं पैरा ओलंपिक्स का बात करते हैं तो पहला पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल और फर्स्ट कौन किसके द्वारा लाया गया था? ये
मुरलीकांत पेटकर के द्वारा लाया गया था, जो कि 1972 पैरालंपिक्स में जीते थे। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। सबसे पहला जो अवार्ड यही लाए थे मुरलीकांत पेटकर, तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। रिनॉन पैरा बैडमिंटन कोच गौरव खन्ना को बेस्ट कोच का अवार्ड दिया गया है। गौरव खन्ना एक्सेलेंस बैडमिंटन एकेडमी को बेस्ट एकेडमी अवार्ड दिया गया है। तथा मेजर ध्यानचंद टीम ऑफ द ईयर अवार्ड किसको दिया गया है? द इंडियन ब्लाइंड चेस टीम को। इंडियन ब्लाइंड चेस टीम को बेस्ट टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। ठीक है ना। अब आगे बात करते हैं साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 का जो साहित्य अकादमी अवार्ड है ये अनाउंस किया गया है। किसको किसको मिला है? तो ये एनुअल अवार्ड है, ठीक है ना, जो कि 24 लैंग्वेजेज में दिया जाता है। पहला तो 22 लैंग्वेज जो आपका शेड्यूल में लैंग्वेज जो है 22 लैंग्वेज वो, और इसके अलावा इंग्लिश और राजस्थानी में भी इसको दिया जाता है। 22 आपका शेड्यूल लैंग्वेज शेड्यूल 8 में जो है, और साथ ही साथ इंग्लिश और राजस्थानी लैंग्वेज में भी इसको अवार्ड को दिया जाता है। ठीक है ना। तो इस बार अगर हिंदी में देखें तो हिंदी नोवेल में कौन? मुझे पहचानो। कौन सा नोवेल? एक नोवेल का नाम है, एक नोवेल का नाम क्या है? मुझे पहचानो नोवेल है, हिंदी नोवेल है। इसको साहित्य अकादमी अवार्ड हिंदी लैंग्वेज के लिए मिला है। किसको? इसके राइटर कौन है? संजीव। संजीव को साहित्य अकादमी अवार्ड 2023 से नवाजा गया है मुझे पहचानो के लिए। इंग्लिश नोवेल का बात करें तो इंग्लिश नोवेल किसको मिला है? नीलम शरण गौर को। नीलम शरण गौर एक लेखिका हैं। इनके इंग्लिश नोवेल रेक्विएम इन रागा जानकी, जो इसके लिए इनको दिया गया। ठीक है ना। अगर हम साहित्य अकादमी अवार्ड का हिस्ट्री का बात करें तो ये 1954 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। कब इस्टेब्लिश किया गया है? 1954 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। और ये कितने लैंग्वेज में? 24 लैंग्वेजेज में, 24 लैंग्वेजेज में ये इसको दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, जिसमें आपका 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज और इंग्लिश प्लस राजस्थानी। ठीक है ना। अगर साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो सेकंड हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया जाता है जनपथ अवार्ड के बाद। जनपथ अवार्ड जो है, जनपथ अवार्ड या ज्ञानपीठ अवार्ड जो है, यह सबसे हाईएस्ट अवार्ड है लिटरेरी सेक्टर में, और उसका दूसरा है साहित्य अकादमी अवार्ड। पहला अगर विनर का बात करें, फर्स्ट विनर ऑफ साहित्य अकादमी कौन है? आर के नारायण। इनको सबसे पहले इनका नोवेल द गाइड के लिए इनको 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। अगला अगर है क्या? नोटेड हिंदी राइटर पुष्पा भारती टू रिसीव 33rd व्यास सम्मान। 33वां व्यास सम्मान जो किसको दिया गया है? पुष्प भारती को दिया गया है। ये हिंदी राइटर हैं। इनको इनके कौन से बुक के लिए? यादें और यादें हैज बीन सिलेक्टेड फॉर 33rd यादें और यादें। इस बुक का नाम क्या है? यादें और इसको किसका 33वां व्यास सम्मान से नवाजा गया है 2023 में। ठीक है ना। अवार्ड इंस्टीट्यूटेड बाय के बिरला फाउंडेशन। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा इसको इंस्टीट्यूट 1991 में किया गया था, और ये हर साल आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए हिंदी लिटरेचर में आउटस्टैंडिंग वर्क के लिए दिया जाता है। ठीक है ना। इसमें 4 लाख रुपया प्राइज, एक साइटेशन और एक प्लेक दिया जाता है। और ये इसके अलावा के बिरला फाउंडेशन अवार्ड कौन सा अवार्ड देते हैं? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार भी दिया जाता है। सरस्वती सम्मान के साथ साथ बिहारी पुरस्कार और आपका व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी पुरस्कार, ये 3 पुरस्कार जो है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। अगला कर्नाटका को क्या मिला है? नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड जो है वो कर्नाटका को दिया। कर्नाटका पहला प्लेस बैक किया है किसमें? स्टेट एजेंसी ग्रुप ए के लिए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड के लिए। ठीक है, 2023 के लिए इसको मिला है, दिल्ली में दिया गया। ये अवार्ड के द्वारा दिया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ BEE के द्वारा ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसके अलावा अगर हम दूसरा न्यूज़ देखें तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो प्रेसिडेंट कलर प्रदान किए हैं किनको? आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे को। पुणे में जो आपका AFMC है, तो AFMC को क्या दिया गया है? प्रेसिडेंट कलर से नवाजा गया है। AFMC को, ठीक है, प्रेसिडेंट कलर से नवाजा गया। प्रेसिडेंट कलर से क्यों इनको नवाजा गया है? क्योंकि ये पिछले 75 साल का ग्लोरियस हिस्ट्री का है। 75 साल से इस कॉलेज जो है वो सभी का सेवा कर रहा है, और इसको ये राष्ट्रपति का निशान जो प्रेसिडेंट कलर जो होता है, प्रेसिडेंट कलर को राष्ट्रपति का निशान भी बोला जाता है। ध्यान रखिएगा,
प्रेसिडेंट कलर को राष्ट्रपति का निशान भी बोला जाता है, इस नाम से भी जाना जाता है, ये आपका प्रेसिडेंट कलर, ठीक है ना। और ये क्या है, ये हाईएस्ट ऑनर है जो कि किसी मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है, ये मिलिट्री यूनिट को दिया जाता है और ये मिलिट्री यूनिट को दिया जाने वाला सबसे हाईएस्ट अवार्ड है, सब ठीक है ना, सबसे हाईएस्ट ऑनर है। इसके अलावा वो क्या है, एक प्रजना नाम की आर्म फॉर सेंटर फॉर कंप्यूटेशनल मेडिसिन सेंटर भी, जिसका नाम क्या है प्रजना, का भी उद्घाटन ऑनरेबल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है, ठीक है। अगला, अर्शिया सत्तार कन्फर्ड विथ फ्रेंच ऑनर, फ्रेंच ऑनर से कन्फर किया गया है कि इनको अर्शिया सत्तार को फ्रेंच का अवार्ड दिया गया है, फ्रेंच ऑनर से इनको, किसके द्वारा, फ्रेंच गवर्नमेंट के द्वारा उनको नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, अच्छे आर्ट्स लिटरेचर से लिटरेरी सेक्टर में अच्छे काम के लिए इनको एक मिला है। एक कौन से, नोटेबल अमंग हर बुक्स ऑफ ट्रांसलेशन, और बुक्स ऑफ ट्रांसलेशन एपिक्स जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, टेल्स फ्रॉम, कथा सरित सागर, इन सब से ये क्या की हैं, इसको ये ट्रांसलेट किए हैं, इसीलिए इनको ये मिला है। जैसे ये महाभारत फॉर चिल्ड्रन बुक जो है, ये इसके लिए इनको साहित्य अकादमी प्राइज चिल्ड्रन लिटरेचर में 2022 में भी मिल चुका है। अगला है अली अबू अवध और पेनिस्ट डैनियल बैरनबोइम, इन लोगों को क्या मिला है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज, इंदिरा गांधी पीस प्राइज से इन लोग को नवाजा गया, ठीक है ना। किसको किसको नवाजा गया है, एक है आपका अली अबू अवध और दूसरा कौन है, डैनियल बोरेनबोइम, और अली अबू अवध को क्या मिला है, पीस प्राइज, इंदिरा गांधी पीस प्राइज से इनको नवाजा गया है, ठीक है ना। इसके बाद अगला हम देखते हैं इनको कि ये क्यों इनको दिया गया है, तो यूथ एंड पीपुल ऑफ इजराइल एंड अरब को एक साथ लाने के लिए, ताकि जो वायलेंट है वो कम हो सके। ये दोनों मिल के अरब का और यूथ, पीपुल ऑफ यूथ दोनों को इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान रिजोल्यूशन के लिए ये लाया गया था। तो इसी के लिए जो टी.एस. ठाकुर में जो जूरी बना था, ये जूरी जो है इनको ये पुरस्कार दिया। और कब से स्टार्ट हुआ इंदिरा गांधी पीस प्राइज मिलना, 1986 से इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो मिलना जो है वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगला करंट अफेयर की अगर हम बात करते हैं तो कौन है, एक्स यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून कहाँ के हैं, ये आपके साउथ कोरिया के हैं। ये एक्स यूएन सेक्रेटरी जनरल है, इनको पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 दिया गया है। कौन सा अवार्ड दिया गया, पावर ऑफ वन अवार्ड 2023। ये एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, पावर एट वन अवार्ड 2023 मनी में ऑर्गेनाइज किया गया, दिवाली फाउंडेशन यूएसए के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और इनको दिया गया, ठीक है ना। ये किस लिए, सेल्फलेस इंडिविजुअल फॉर देयर हेल्प टू फॉर्म पीसफुल एंड सिक्योर वर्ल्ड फॉर ऑल। ये बान की मून जो है वो साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का जो कन्फ्लिक्ट है, कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा ये एक्टिव हैं और उसके लिए एक काम कर रहे हैं, ठीक है। ये जो आपका पावर ऑफ वन अवार्ड जो है, इसको ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी भी बोला जाता है, डिप्लोमेसी का ऑस्कर पुरस्कार भी इसको बोला जाता है, किसको, पावर फॉर वन को, पावर ऑफ वन अवार्ड को, ठीक है। इसरो का जो चंद्रयान 3 मिशन जो है, चंद्रयान 3 मिशन को कौन सा अवार्ड मिला है, ये लीफ इरिक्सन लूनर प्राइज। चंद्रयान 3 जो मिशन था, चंद्रयान 3 मिशन को लीफ इरिक्सन लूनर प्राइज से नवाजा गया है, ठीक है ना। इंडियन एम्बेसडर बाला सुब्रमण्यम श्याम जो हैं वो इसरो के बिहाफ पे इस प्राइज़ को एक्सेप्ट किए हैं, उसको रिसीव किए हैं। चंद्रयान 3 का 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, और ये किसके द्वारा, LVM-3 के द्वारा जो आपका है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। कहाँ से, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। और इसमें 2 थे लैंडर, विक्रम लैंडर, और रोवर कन्वर्सन प्रज्ञान था, प्रज्ञान और विक्रम था जो कि वहाँ पे लैंड हुआ था। अगर हम बात करते हैं लीफ इरिक्सन लूनर प्राइज के बारे में, तो कब 2015 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है, इसको स्टार्ट किया गया है। और किसके नाम पे इसको स्टार्ट किया गया है, ये लीफ इरिक्सन के नाम पे इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है ना। लीफ इरिक्सन लूनर प्राइज जो है प्रोवाइडेड बाय द इन्वेस्टिगेशन म्यूजियम टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट इन लूनर, कोई अगर लूनर एक्सप्लोरेशन में, चंद्रमा के एक्सप्लोरेशन कोई अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम करता है तो उसको प्राइज दिया जाता है। और अवार्ड जो किसके नाम पे दिया जाता है, लीफ इरिक्सन के नाम पे दिया जाता है। INS शिवाजी, इंडियन नेवी शिप शिवाजी रिसीव्ड वीर चक्र ऑफ 1971 वार हीरो। 1971 वार में ये बहुत अच्छा रोल निभाया था, तो इसलिए 1971 ऑफ वार हीरो का वीर चक्र पुरस्कार दिया गया है, ठीक है ना। INS शिवाजी द ओरिजिनल वीर चक्र अवार्ड टू द लेट वाइस एडमायरल बिनोय राय चौधरी, 1971 वार हीरो जो थे इनको दिया गया है, ठीक है ना। INS इंडियन नेवी लीडिंग टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में ये सर्व करता है।
वाइस एडमिरल दिनेश प्रभाकर ऑफ आईएनएस शिवाजी रिसीव द ऑनर एट ट्रेनिंग ग्राउंड इन लोनावाला। लोनावाला में इसको कौन, दिनेश प्रभाकर जो है वो इसको रिसीव किए हैं। वीर चक्र जो है वो मिलिट्री ब्रेवरी के लिए वार टाइम में दिया जाता है। वार टाइम में कोई मिलिट्री ब्रेवरी काम करता है तो उसको दिया जाता है। विनय राय चौधरी जो हैं वो ओनली टेक्निकल ऑफिसर ऑफ द नेवी टू बी ऑनर्ड विथ दिस अवार्ड। वो एक ऐसे टेक्निकल ऑफिसर हैं, सिर्फ वही एक टेक्निकल जिनको इस अवार्ड से नवाजा गया है। अगला है आनंद मैरिज एक्ट इम्प्लीमेंटेड इन जम्मू कश्मीर, गिव रिकॉग्निशन टू सिख मैरिज रिचुअल्स। सिख मैरिज रिचुअल को रिकॉग्नाइज करने के लिए जम्मू कश्मीर में आनंद मैरिज एक्ट इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है ना। ये एक्ट जो है वो मैरिज रिचुअल्स ऑफ सिख्स के मैरिज को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन देता है, जो कि उनका बहुत दिनों से डिमांड था जब वो सेपरेट हुए थे हिंदू मैरिज एक्ट से। तो अभी जो नया जो फॉर्मुलेट हुआ क्या हुआ है, जम्मू एंड कश्मीर आनंद मैरिज रजिस्ट्रेशन रूल 2023, और इसमें सारा प्रोसीजर जो है वो इसीलिए रखा गया है। अगर हम आनंद मैरिज एक्ट का बात करें तो इसका जो हिस्टोरिकल डेट कब से 1909 में है, जब ब्रिटिश इंपीरियल काउंसिल द्वारा इसको पास किया गया था। किसका, कौन से, सिख वेडिंग सेरेमनी आनंद कारज में। आनंद कारज जिसको बोलते हैं उसी के लिए इसको आनंद मैरिज एक्ट बोला गया। एक्ट जो है वो एक्नॉलेज कस्टम्स प्रैक्टिसेज ऑफ सिख कम्युनिटी को सारा कुछ होता है। 2012 में पार्लियामेंट जो है उसको आनंद मैरिज अमेंडमेंट बिल पास किया, जिसमें सिख के ट्रेडिशनल मैरिज को लीगल रिकॉग्निशन मिल गया। अगला क्या है, आरोग्य मैत्री एड क्यूब। आरोग्य मैत्री एड क्यूब एक लाया गया है, जिसका है ये पहला, वर्ल्ड का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। मतलब कि इसको कहीं भी आसानी से पोर्ट किया जा सकता है। जैसे पे ये दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है, और ये आरोग्य मैत्री एड क्यूब के नाम से इसको हाल ही में कहाँ पे, गुरुग्राम में इसको अनवेल्ड किया गया है, दिखाया गया है, और ये दुनिया का पहला पोर्टेबल हॉस्पिटल है। ये कौन सा प्रोजेक्ट भीष्म के अंदर में इसको डेवलप किया गया, भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री। सहयोग हित और मैत्री, भारत का जो हेल्थ है, जैसे मान लो कि कहीं पर डिजास्टर आया, कहीं पर भूकंप आया, तो तुरंत भारत सरकार अपने इस आरोग्य मैत्री एड क्यूब को वहाँ भेजेगा, और वहाँ पे तुरंत से 72 घंटे के अंदर में वहाँ पे एक हॉस्पिटल क्रिएट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। ये कितने, 72 डिटेचेबल मिनी क्यूब्स, छोटे छोटे जो क्यूब्स होते हैं, 72 क्यूब्स का ये बना हुआ है। अब इसी को जैसे 72 क्यूब्स को जगह पे ऐसे सेटल कर दिया जाएगा तो ये एक हॉस्पिटल का रूप ले लेगा, ठीक है ना। इसमें सारे मेडिकल इक्विपमेंट, सप्लाईज, मिनी आईसीयू है, ऑपरेशन थिएटर है, कुकिंग स्टेशन है, फूड, वाटर, पावर जनरेटर, ब्लड टेस्ट इक्विपमेंट, एक्सरे मशीन, मतलब कि आपका जो एक हॉस्पिटल में सब कुछ रहता है वो सारा कुछ इसमें अवेलेबल है। इसका क्या नाम है, मिनी मैत्री, आरोग्य मैत्री एड क्यूब, ठीक है ना। और ये लगभग 200 पेशेंट को ट्रीट कर सकता है। कितने पेशेंट को ट्रीट कर सकता है, कितने पेशेंट को इलाज कर सकता है, 200 पेशेंट का इलाज कर सकता है। ये लाइट एंड पोर्टेबल है, और एक कहीं भी तुरंत एनीवेयर कोई भी एयरड्रॉप से लॉन्ग ट्रांसपोर्टेशन में इजीली ये डिप्लॉय हो सकता है। अगला अगर हम करने की बात करें तो है इंटरनेशनल गीता महोत्सव। कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में ऑर्गेनाइज किया गया इंटरनेशनल गीता महोत्सव को। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जो हैं वो इसको इनॉग्रेट किए हैं, क्या, इंटरनेशनल गीता महोत्सव को, ठीक है ना। कहाँ पे, ब्रह्मा सरोवर कुरुक्षेत्र में इसको हुआ है। थीम क्या है, अगर इस बार हम थीम का बात करते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम, श्रीमद् भगवद गीता एंड यूनिवर्सल यूनिटी, ये इस बार का क्या है, थीम है। गीता महोत्सव जो हुआ है दिसंबर में, उसका थीम है यही है। असम जो है इसका मेन स्टेट पार्टनर है, असम को इसका मेन स्टेट पार्टनर बनाया गया इस प्रोग्राम का। अगर हम गीता महोत्सव का बात करते हैं तो ये कब स्टार्ट हुआ है, 1989 में इसको स्टार्ट किया गया है। कब स्टार्ट हुआ है, 1989 में स्टार्ट हुआ है, और इसको नेशनल फेस्टिवल 2002 में गीता जयंती कमेटी के द्वारा किया गया था। इंटरनेशनल स्टेटस का मिला इसको, 2016 में इंटरनेशनल स्टेटस मिल गया। 2019 में इसको कंट्री के बाहर पहली बार इसको मॉरिशस एंड लंदन में सेलिब्रेट किया गया था गीता महोत्सव को। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज किया इन ऑस्ट्रेलिया 2023 में, ऑस्ट्रेलिया में अप्रैल 2023 को ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज किया गया, और अगला जो 2024 का कहाँ पे, अमेरिका में ऑर्गेनाइज किया गया है। अगला देखिए तो पीएम मोदी इनॉग्रेट द ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर जो है इसको प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। कितना लंबा है ये 402 किलोमीटर लंबा ईस्टर्न फ्रीट कॉरिडोर, जो कि न्यू दीनदयाल उपाध्याय से कहाँ तक, न्यू वानपुर जंक्शन तक, भोपाल जंक्शन तक जाएगा, ठीक है ना। ये 402 किलोमीटर का है,
और इसमें लगभग 12 स्टेशन है, 6 जंक्शन और 6 क्रॉसिंग स्टेशन। अगला, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो क्या स्टार्ट किए हैं, आगरा मथुरा फर्स्ट इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस। ये पहला इंट्रा डिस्ट्रिक्ट हेलीकॉप्टर सर्विस जो है वो शुरू किया गया है आगरा मथुरा में, ठीक है ना। ये कहाँ से कहाँ तक, फ्लाई फ्रॉम बटेश्वर इन आगरा टू गोवर्धन इन मथुरा, बटेश्वर से गोवर्धन तक होगा। और ये पीपीपी मॉडल पे यानी कि प्राइवेट पार्टनरशिप पे, ये है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल जो होता है इस आधार पे इसको बनाया गया है। और ये 65 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है जिसको कि नया लाइफ बटेश्वर को एक देगा, क्योंकि बटेश्वर में अब हेलीकॉप्टर जाने लगेगा, ज़्यादा टूरिस्ट पहुँचने लगेंगे तो इसीलिए। और ये रेवेंस ऑफ चंबल के आसपास में है, बॉर्डर ऑफ उत्तर प्रदेश और मध्य, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का बॉर्डर है। अगला, संस्कृति उत्सव 2023 उत्सव जो के द्वारा ऑर्गेनाइजिंग द स्टेट फ्रॉम दिसंबर इतना तो इतना, कहाँ पे, यूपी में संस्कृति उत्सव जो है वो मनाया गया कब से कब तक, दिसंबर 25 से जनवरी 26 तक 2026, यानी कि लगभग पूरे 1 महीना तक संस्कृति उत्सव चला है। ये क्या है, किस लिए, टू इनरिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कल्चरल हेरिटेज को इनरिच करने के लिए इसको ये मनाया गया था। और थीम क्या था इसका, उत्तर प्रदेश फेस्टिवल आवर कल्चर आवर आइडेंटिटी, लेकिन उत्तर प्रदेश फेस्टिवल जो है वो हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति है और हमारा पहचान है, ठीक है। अगला करंट अफेयर की बात करते हैं तो अयोध्या एयरपोर्ट को महर्षि वाल्मीकि के नाम से इसको क्या किया गया है, इसका नाम रखा गया। अगला नाम क्या रखा गया है इसका, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट, ठीक है ना। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट इसका नाम रखा गया है। और अभी इसका नाम क्या था, इसका इससे पहले नाम था मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि बहुत लंबा नाम हो जा रहा था तो इसीलिए इसको शॉर्ट में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के नाम से रखा गया है। पीएम मोदी इनॉग्रेट स्वर वेद महामंदिर एट उमरा इन वाराणसी, वाराणसी में प्रधानमंत्री जो है एक लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर जो क्या बोले स्वर वेद महामंदिर उमरा में इसको इनॉग्रेट किया गया है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर है, ठीक है ना। देयर इज नो आइडल ऑफ एनी डाइटी इन दिस टेम्पल, इस टेम्पल में किसी भी भगवान का कोई इमेज नहीं है। और इसमें क्या है, इंस्टेड ऑफ वर्शिप टेम्पल योगा प्रैक्टिस विल बी डन टू अटेन नॉलेज ऑफ ब्रह्मा। इसमें क्या बोला गया कि आपको भगवान का पूजा नहीं करना, आप योगा करो, योगा करने से आपको क्या होगा, ब्रह्म का प्राप्ति हो। ब्रह्म का प्राप्ति इन द सेंस के आपको मृत्यु और जन्म और मृत्यु का जो ये जो चक्र है इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 135 फीट लंबा संत सदफल महाराज, कौन है ऑथर ऑफ स्वरवेद, स्वरवेद के ऑथर जो हैं कौन, संत सदफल महाराज, इनका 135 फीट लंबा मूर्ति बनाया गया। कंस्ट्रक्शन वर्क जो है वो स्टार्ट क्या हुआ था, 2004 में स्टार्ट हुआ था और जाके अभी ये खत्म हुआ। महामंदिर लेड बाई सदगुरु आचार्य स्वतंत्र देव और संत प्रवर विज्ञान देव के द्वारा लेड किया गया था इसका फाउंडेशन। टेम्पल बिल्ट बाई जीआरसी टेक्निक ऑफ गुजरात, गुजरात के जीआरसी टेक्निक द्वारा ये टेम्पल बनाया गया है। अगला, बिहार लॉन्चेज मिशन दक्ष टू एड 25 लाख एकेडमिकली बिग स्टूडेंट, 25 लाख जो कमज़ोर, जो पढ़ने में कमज़ोर स्टूडेंट्स हैं, इन सारे स्टूडेंट्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, पढ़ाई में उनको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या लाया गया है, मिशन दक्ष बिहार के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। अगर इसका पूरा नाम देखो तो मिशन दक्ष डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल, अगर दक्ष का फुल फॉर्म देखें तो डायनेमिक अप्रोच फॉर नॉलेज एंड स्किल, ज्ञान और आपका जो स्किल्स है, उस कौशल है कि उसका विकास के लिए गतिशील अप्रोच, डायनेमिक अप्रोच लाना। और इसमें लगभग 25 लाख स्टूडेंट को इसमें एनरोल किया जाएगा, जो कि क्लास 3 से चैलेंजिंग क्लास 3 18 गवर्नमेंट ऑपरेटेड स्कूल में जो चैलेंजेज हैं। इसमें क्या बोला गया कि हर टीचर जो है वो 5 स्टूडेंट को मेंटर करेगा, जो कि अपने पढ़ाई के साथ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बेसिक मैथ के साथ, इंग्लिश के साथ, उनको ये हेल्प करेगा और 5-5 स्टूडेंट पे एक मेंटर रहेंगे, ठीक है ना। इसको इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या किया गया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज मॉनिटरिंग कमेटी बनाया गया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा लीड किया जाएगा और ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में मॉनिटर करेंगे। द कमेटी ऑल्सो प्ले पार्ट इन डेली सुपरविजन स्टार्टिंग फ्रॉम दिसंबर 1 से यहाँ पे डेली सुपरविजन होगा, जांच होगा कि जो टीचर्स जो हैं, हेडमास्टर वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लास होगा पोस्ट लंच के बाद, कोई मोर देन 5 स्टूडेंट्स एट अ टाइम, जो एक्स्ट्रा क्लास से रहेगा लंच के बाद उसमें एक बार में 5 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रह सकते हैं और एक टीचर के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा।
सारे जो आइडेंटिफाइड को इसमें फाइनल एग्जामिनेशन अप्रैल 24 में होगा। और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इसके लिए पूरी तरह से, अगर स्टूडेंट फेल होता है तो डिपार्टमेंटल एक्शन हेडमास्टर के खिलाफ लिया जाएगा। जैसे हम अप्रैल 2024 में एग्ज़ाम होगा इस स्कीम्स के बाद, और अगर कोई बच्चा फेल होता है तो जो हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। बिहार पुलिस क्या लॉन्च किया है? बिहार पुलिस मिशन इन्वेस्टिगेशन एट 75 डेज, ये लॉन्च किया है जनवरी 1, 2024 से लॉन्च करने का ऐलान किया है। क्या? मिशन इन्वेस्टिगेशंस एट द रेट ऑफ 75 डेज। इसमें बिहार पुलिस क्या डिसाइड किया है? टू मेक इट बाइंडिंग ऑन इन्वेस्टिगेटर टू कंप्लीट ऑफ केस विद इन 75 डेज। मतलब कि इसमें ये बोला गया है कि अगर कोई कंप्लेन रजिस्टर्ड होता है, ठीक है ना, क्या है, अगर कोई कंप्लेन रजिस्टर होता है तो इस कंप्लेन को आप कितने दिन में? 75 दिन में ख़त्म कर दोगे। यानी कि आप 75 दिन में इन्वेस्टिगेशन करके इसका सारा रिजल्ट आप दे दोगे। और ये परफॉर्मेंस ऑफ कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट पुलिस का जो है उसको रिव्यू किया जाएगा मंथली बेसिस पे, और हर उनको कुछ अवार्ड भी दिया जाएगा। ठीक है। अगला क्या है? फर्स्ट वर्ल्ड ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस 2024 टू बी हेल्ड इन भुवनेश्वर। दुनिया का पहला ओडिया लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस जो है वो कहाँ पे? भुवनेश्वर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये ऑर्गेनाइज किया प्रमोशन डिसमिनेशन और रिसर्च वर्क ओडिया लैंग्वेज के लिए इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ओडिया लैंग्वेज कहाँ है? उड़ीसा में बोला जाता है और ये वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। ये ओडिया क्या है? आर्यन लैंग्वेज है। अगर हम जो फैमिली है लिंग्विस्टिक फैमिली, तो उसमें 4 लिंग्विस्टिक फैमिली है। कौन कौन सा है? एक है आपको इंडो बर्मन, एक है आपको एस्ट्रो ऑस्ट्रेलियन, एक है आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन, एक है आपका आर्यन और एक है आपका द्रविडियन। तो ओडिया किस में आ जाता है? ओडिया आर्यन लैंग्वेज में है। ठीक है ना। और ओल्डेस्ट एग्जाम्पल क्या है? इसको मडाला पंजी और रजिस्टर्ड जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी में है, जो कि यहाँ पे पाम लीव्स पे लिखा गया था। ये सबसे ओल्डेस्ट है। आपको एक्स्ट्रा जानकारी कुछ दे देते हैं। ओडिया लैंग्वेज जो है वो वन ऑफ द क्लासिकल लैंग्वेज है। कौन है ये? वन ऑफ क्लासिकल, जो 6 क्लासिकल लैंग्वेज है उनमें से एक ओडिया लैंग्वेज भी है। 6 क्लासिकल लैंग्वेज कौन कौन सा है? तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़िया। ये 6 लैंग्वेज क्या हैं? ये आपका क्लासिकल लैंग्वेज। क्या क्राइटेरिया है इसके लिए? कम से कम वो 1500 से 2000 साल पुराना होना चाहिए। इसके अलावा उसके कोई अगर जो इसका कोई मतलब क्या इसका अपना लिपि स्क्रिप्ट होना चाहिए, ऑन स्क्रिप्ट, इसका अपना स्क्रिप्ट होना चाहिए। ठीक है ना। तो इन 2 चीज़ों का रहता है तो ही किसी को क्लासिकल लैंग्वेज का उपाधि मिलता है। ठीक है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये दिया जाता है। अगला, मेघालय का लैकडोंग टर्मरिक जो है उसको जीआई टैग मिला है। मेघालय का लाकाडोंग टर्मरिक, लाकाडोंग हल्दी जो है उसको जोग्राफिकल जीआई टैग, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। और ये वन ऑफ द वर्ल्ड बेस्ट वेराइटी ऑफ टर्मरिक है। इसको क्या बोला गया है? ये दुनिया का सबसे बेहतरीन हल्दी है। ये डार्कर इन कलर है और ऑर्गेनिकली ये ऑर्गेनाइज ग्रो किया जाता है। मतलब कि ये ऑर्गेनिक फार्मिंग है। इसमें किसी भी तरह का फर्टिलाइजर्स उर्वरक नहीं यूज किया जाता। ठीक है ना। ये कहाँ पे? लाकाडोंग एरिया ऑफ जैंतिया हिल, जैंतिया के लाकाडोंग एरिया में इसको पाया जाता है। आज का अंतिम करंट अफेयर्स, आज का अंतिम हम लोग देखते हैं अमृत वृक्ष आंदोलन। क्या? अमृत वृक्ष आंदोलन। इस दौरान असम गवर्नमेंट जो है वो 9 जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। कितना जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? 9। उसमें से क्या क्या बनाया है? जैसे कि आपका कुछ उसमें क्या क्या है? लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ पॉटेड सैम्पलिंग, पॉट में रखा हुआ सैम्पलिंग का लॉन्गेस्ट लाइन जो है वो कब? 9 सितंबर को बना है। लगभग 22 किलोमीटर लंबा लाइन एकदम सैम्पलिंग का रख दिया गया था। जो मना है उठा कर ले जाओ, अपना पेड़ पौधा रोपो। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूटेड 1 वेन्यू 24 आवर्स में, सितंबर 10 को सबसे ज़्यादा यहाँ पे बढ़ाया गया। मोस्ट ट्रीज प्लांटेड बाई ए टीम इन 24 आवर्स, सितंबर 13-14 को सबसे ज़्यादा प्लांट। मोस्ट ट्री प्लांटेड बाई ए टीम इन 1 आवर, सितंबर 15। लार्जेस्ट पोटेड सैम्पलिंग मोसैक, सितंबर 16। इन सब चीज़ों में जो असम गवर्नमेंट है वो उसको जीनियस वर्ल्ड रिकॉर्ड का पुरस्कार मिला है। ठीक है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर्स। आज सेशन थोड़ा छोटा है, बट कल से आपका सेशन जो है वो बड़ा रहेगा। और जल्द से जल्द दिसंबर के कंप्लीट करने के बाद, जब दिसंबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग 4 से 5 दिन क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे।
50-50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ताकि आपका जो भी नवंबर तक, आप दिसंबर तक जो भी करंट अफेयर्स पढ़े हो वो आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं हम अगले क्लास में, कल के सेशन में हम लोग मिलेंगे और दिसंबर को आगे बढ़ाएंगे, और उसके बाद दिसंबर को करने के बाद ही हम लोग